shared earlier that somebody has rhinitis, somebody has bronchitis, somebody has asthma, somebody has allergies, COPD, ILD. Okay, so how does Kumbhak therapy work for so many lung issues, respiratory ailments? Okay, so yes, while people have watched the webinar, somebody has also asked how bronchitis is different from fibrosis. Okay, so I'll hand it over to you, sir. Maybe you have come here for a university class, huh? यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ाते हैं आपको हमें पढ़ाना चाहिए. तो these words are not our words, ना. Have we given you these words? तो जिन्होंने ये नाम रखे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको, नहीं? जिन्होंने नाम रखे हैं ये ग्रीको रोमन वर्ड, तो उनसे पूछना चाहिए. और उनसे एक और बात पूछना चाहिए आपको कि पिछले 100 साल में उन्होंने अपने ट्रीटमेंट से किस एस्थमेटिक को ठीक कर दिया. गिव वन एग्जाम्पल. सीओपीडी की कंडीशन, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, अगर वो इन्फेक्शियस है तो बॉडी कुछ टाइम पे ठीक कर देता. मगर वो बार बार रिकरिंग है, अगर आप दवाई से करते हैं तो रिकरिंग उसका चांसेस बढ़ जाते हैं. अब नाउ एक बात आप समझिए, व्हाट यू हैव लॉस्ट. अभी ये आपको प्रॉब्लम जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? हाँ, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में एक चीज होती है, जैसे कहते हैं आइटिस, जहां भी लिखा हो ना उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं. फाइब्रोसिस जब कहते हैं ना, जब फाइब्रोमाइल्जिया ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई चीज सूख गई है. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पेड़ की टहनी तोड़ लीजिए हरी भरी, उसको मोड़ के देखिए, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है. 3-4 हफ्ते धूप में उसको छोड़ दें, उसके बाद वो हार्ड हो जाएगा. तो अब उस टहनी को क्या हो गया? फाइब्रोसिस हो गया. मगर 3-4 हफ्ते में हुआ क्या कि फाइब्रोस हार्ड हो गया? वो पानी निकल गया, उसका पानी वाटर कंटेंट वो निकल गया. तो ये फाइब्रोसिस होता है. लंग फाइब्रोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि लंग का जो टिश्यू है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, इसका वाटर कंटेंट भी कहीं ना कहीं तो कम हो ही गया हो. तो ये दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं. इन दोनों को कनेक्ट करके आपको मैं बता देता हूं कि ये दोनों चीजें कैसे बढ़ रही हैं इस वक्त में दुनिया में. और इसके साथ में हम बाकी चीजें भी ले लेंगे, जैसे एलर्जीज हो गई, ठीक है, अस्थमा हो गया. अब इसको आप अलग अलग नाम से बोलें एलर्जी को. नाक में पानी ज्यादा आता है, राइनाइटिस बोल दीजिए, है ना, या किसी और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दें. मगर हो क्या रहा है, आपका बॉडी किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने शरीर में एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई काम तो करता होगा. क्योंकि आप भोजन खाते हैं, भोजन के साथ आप प्योर भोजन तो खाते नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती होगी. तो उसको आपका शरीर तो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, जो गलत चीज उसको हटा देगा. मगर गलत चीज का एक्सेप्टेंस भी पहले होना चाहिए ना बॉडी के अंदर. इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है, इसे कहते हैं हिस्टामिन. तो फूड में भी ऐसी चीजें होती, टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए सूटेबल नहीं होते, मगर शरीर में तो चला गया, उससे कैसे बचेगा आपका शरीर? तो हिस्टामिन रिलीज करके उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपकी बॉडी बना के रखेगा. जितना हिस्टामिन रिलीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना अनवांटेड चीज आपकी बॉडी में गई है, शरीर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, या तो उसको पैकेज करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा. क्योंकि अगर आप ये बताइए कि अगर आप पुलिस वाले हैं और आपको बोला कहीं दंगा हो गया, जब तक आपको लोकेशन नहीं दी जाएगी आप वहां जाके उसको काम नहीं कर पाएंगे. तो बॉडी को लोकेशन देनी पड़ती है ना. इसके लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता. जहां पे इन्फ्लेमेशन है बॉडी वहां फिर ठीक करने का प्रयास करेगा, काम करेगा.
तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। तो दो चीज आ गई, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। अब जरा कमाल की बात देखिए, आप जितनी दर्द की दवाई खाते हैं वो सब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर हैं, और हर एक केमिकल हिस्टामिन का नुकसान करता है। तो आप बचपन से कोई दवाई खा रहे हैं, फूड ऐसा खा रहे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हाइब्रिड है, इनऑर्गेनिक है, प्रोसेस्ड है, खतरे कहां से आ रहे हैं हमारे पास में? दवाई खतरा है, कोई भी केमिकल खतरा आपके शरीर। दूसरी चीज, आपका भोजन ही खतरा बना दिया हम। तीसरी चीज, जो हवा ले रहे हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज कर दिया। जो हमारे पूर्वजों के जमाने में जो हवा थी वो आज वो हवा नहीं है, उसमें गड़बड़ हो गई है। तो वो भी एक तरीके से आपके शरीर के लिए रिस्क है। तो जब भी आपका शरीर रिस्क क्रिएट करेगा तो उसके सही करने का तरीका ही है इन्फ्लेमेशन या हिस्टामिन रिलीज और इन्फ्लेमेशन। सबसे ज्यादा हिस्टामिन आपके गट में बनता है, यानी पेट में बनता है, क्योंकि आप भोजन लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जो बाहर से आई, आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, तो उसको सही से संभालना है, या तो इस्तेमाल करना है या तो फेंकना। अब केमिकल खाते हैं तो दो चीज गड़बड़ हो जाती है। एक तो आपका गट माइक्रोबायोटा खराब हो जाता है, यानी बैक्टीरिया जो आपका पाचन करते हैं वो गड़बड़ मर जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, हिस्टामिन रिलीज का प्रोसेस जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपके अंदर क्या चीज आ जाती है, इसे कहते हैं हिस्टामिन इनटॉलरेंस। कोई भी एलर्जी क्या है, क्योंकि आपने इनहिबिशन किया हिस्टामिन का, अब हिस्टामिन निकल रहा है तो फिर आप टॉलरेट नहीं कर पा रही है, ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसमें गड़बड़ी ज्यादा है। तो धीरे धीरे करके बॉडी कहता है कि ये क्या, ये इंसान खतरा ही डाल रहा है क्या अपने शरीर में, ये अच्छी चीज नहीं डाल रहा क्या, तो ये जी क्यों रहा है? तो वो एक इनहिबिशन क्रिएट करता है, या फिर टॉलरेंस कम हो जाती है उसकी हिस्टामिन के लिए। जैसे कि इंसुलिन की आजकल के टॉलरेंस कम हो गई है, इंसुलिन की टॉलरेंस कम हो गई, इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, इसको डायबिटीज कहते हैं। ऐसे ही आपके शरीर में एक और टॉलरेंस कम हो गई है, टीएसएच की टॉलरेंस कम हो गई है, तो उसको कहते हैं थायराइड की कंडीशन। इम्यून सेल्स, जो इम्यूनिटी है उसके लिए बॉडी में अगर टॉलरेंस कम हो जाए तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, या फिर आगे चल के कैंसर बनता है। तो ये गड़बड़ी तो हमने क्रिएट किया। अब आपका शरीर टॉक्सिन को निकालेगा, आप टॉक्सिन नहीं डाले जा रहे हो तो निकालेगा कैसे? तो आपके लिवर पे लोड आता है, लिवर पानी में उसको घुलो के किडनी के थ्रू निकालता है। तो एक बात बताइए मुझे, लिवर मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं दुनिया में कि नहीं हो रहे? कितने हो रहे हैं? एक भी तो डायबिटिक ठीक नहीं किया पिछले 100 साल में दवाई खा के। एक डायबिटीज का एग्जांपल दे दो। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। किडनी के इश्यूज कितने आ रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, डायलिसिस सेंटर कितने खुल गए। एक भी किडनी का पेशेंट ठीक किया नहीं जी, ट्रांसप्लांट करा लो। घुटने खराब है, घुटने ट्रांसप्लांट करा लो। हार्ट खराब है, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। आप ठीक क्या करते हैं साहब, ये तो बता दीजिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमने ही क्रिएट किया हुआ। तो अब पानी अगर आपके शरीर का कम होगा तो फाइब्रोसिस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप तो शरीर जो है वो खतरे से निकलने के लिए टॉक्सिन को बाहर निकालने में अपना पूरा एनर्जी खर्चा कर रहा है, और वो पानी में घुलो के ही निकालेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आजकल की जनरेशन को कितना है आप देख लीजिए, क्योंकि आप जब भी टॉक्सिन खाएंगे आपका शरीर से निकालने की कोशिश करेगा, फिर आप दवाई खा के उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, तो आप टॉक्सिन को इधर उधर घुसाते रहते हैं ऑर्गन में, ऑर्गन डैमेज हो जाता है। दवाई खा के ऑर्गन डैमेज होता है। दवाई खा के ठीक तो हुआ नहीं कोई आज तक, बता दीजिए मुझे कोई ठीक हो गया हो। मगर ऑर्गन डैमेज 100% गारंटी है, लिख के लिख लो, स्टैम्प पेपर में लिख लो। अगर दवाई खा के आप बीमारियां ठीक कर रहे हैं तो आपकी लाइफ खराब होने ही वाली है, और शायद आप इसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। सो दैट इज वाई ये कंडीशन जो है, ये बेसिकली आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम कहां पे हो गई,
तो अस्थमा में आप इसको अपने शरीर पे देखिए कि आपका शरीर कैसे प्रॉब्लम में आ रहा है। अगर अस्थमा है तो आपके शरीर को ना जोर लगाने में तकलीफ होती है, या फिर शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो एस्थमेटिक पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? सांस लेने में ही प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी काम करने में, कि हर काम तो सांस लेके होगा, तो वो प्रॉब्लम आती है। यानी आपके शरीर की वो शक्ति, वो बल जिसे हम कह रहे हैं षड बल, ये 6 बल हैं जिससे कि आपके लंग्स फंक्शन करते हैं, हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट और लंग का कोऑर्डिनेशन भी है। ये 6 बलों की वजह से वो फंक्शन कर रहा है। अब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है, सीओपीडी की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है इंटरनल प्रेशर बढ़ाने का भी मैकेनिज्म है या रिस्क से बचाने का मैकेनिज्म। आप किसी अपने घर के एक दीवार को मोटा करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहेंगे एक मोटा? क्योंकि शायद उस तरफ से कुछ ज्यादा खतरा आने के चांस हैं। तो आपके लंग के भी टिश्यूज खतरा ज्यादा है तो उसको अपने आप को मोटा करने की कोशिश करते हैं। तो इसे आप वो ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू करता है या फिर उसके वॉल्स को थिक करके करता है। ये 2 ही तरीके। तो अगर आप इंटरनल प्रेशर थोड़ा डालते हैं धीरे धीरे करके तो क्या होगा? एक तो क्लियरेंस हो जाएगा उसका ऑब्स्ट्रक्शन का। दूसरा क्या होगा कि आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा किसी चीज को। आप टॉलरेंस हमेशा सांस रोक के बढ़ाते हैं, ये बात आप देखिए जरा। 10 किलो का वेट उठाइए, कैसे टॉलरेट करेंगे उस वेट को? सांस रोक के। 20 किलो के लिए क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, मगर उसके लिए तो आपने काम नहीं किया। क्या आपने उसकी क्षमता बढ़ाई, लंग की कैपेसिटी बढ़ाई कि उसको रिस्क नहीं हो और वो वॉल्स को मोटा ना करे? क्योंकि अगर आप नैनिस्टाइल सिस्टीन लेके या फिर कोई चीज लेके जो कि आपके कफ को डिसॉल्व कर देता है, आप अपनी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं कर रहे, आप तो सफाई कर रहे हो केवल। जो वीकनेस आपके लंग्स की है जिसकी वजह से वो बार बार ये काम कर रहा है, वो तो आप कम नहीं कर रहे। तो एक बार टॉलरेंस बढ़ा लेंगे ना तो क्या होगा कि उसको अपने वॉल्स को मोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रिस्क कम हो जाएगा। और दूसरा क्लियरेंस हो जाएगा, लंग का क्लियरेंस हो जाएगा। लंग की कैपेसिटी अगर आप देखो तो आप बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं, मगर लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको एक ही काम, क्योंकि किसी भी एफर्ट को लगाने के लिए आप सांस रोकते हैं। ट्राई करके देख लो, बिना सांस रोके कोई भी जोर नहीं लगा सकते। आपके जोर लगाने की क्षमता कम होगी तो उसको बढ़ा लीजिए, इतना सिंपल है समझना। ये इतने सारे शब्द बोल बोल के ना कितना समझ में आएगा, डाउटफुल है। मगर इतना आसान है। आपको लाइफ का सेंस है ही ना सभी को, सभी इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपने पढ़ाई कुछ और कर लिया है ना, पढ़ाई कर लिया आपने कुछ और, अब उसके चक्कर में, और आपने प्रूफ नहीं देख रहे कि इससे इससे कौन इंसान जो है हेल्दी हो गया है, बता दीजिए। तो कुंभक की क्षमता कम हो गई अगर अस्थमा है, टॉलरेंस कम हो गया अगर एलर्जी है, ये दोनों ही कुंभक से बढ़ता। तो एक बात किसी ने बोला कि भाई देखो, ये कुंभक का टनल वो टनल है जिसके आखिर में रोशनी है। मेडिसिन का टनल वो टनल है जिसकी रोशनी ही नहीं है, आगे खुला ही नहीं है। वो एक तरफ घुसे तो घुस के बस सारी जिंदगी अब वही अंदर ही, वहीं से निकलना है। तो अगर एक टनल जिसके आखिर में रोशनी है तो उसमें जरूर घुसना चाहिए। यही समझदारी कहती है, क्योंकि आप 100% निकल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से, 100% निकल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से। केवल टाइम अलग अलग लगेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर को नुकसान अलग अलग लेवल पे किया हुआ। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। No, there are not too many questions related to this except that small one, fibrosis, अब उसमें क्या फर्क होता है? आवाज नहीं आ रही आप? मेरी आवाज नहीं आ रही है? Can't hear me? Just a sec. If I'm not audible, I'll join again. But Raji ji, or is COPD reversible? Can you take a question? Yeah, is COPD reversible? Is ILD reversible?
आई Is थिंक वी आर asthma नॉट, मतलब reversible? मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। Swami Okay. ji, Swami ji, is COPD reversible? कोई और, ILD reversible? अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मेंटर्स में से। Swami ji, is COPD reversible? ILD, is it reversible? They are asking. Can you hear me? स्वामी जी को आवाज नहीं आ रही है हमारी। जस्ट अ मिनट। There are questions like, is ILD reversible? Is sleep disorder reversible? Is COPD reversible? Is asthma reversible? And how much time will it take to reverse these conditions? At present, that the treatment that you are taking will not reverse your disease at all. ठीक है, तो आप कंपैरिजन अगर मेडिसिन से कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप इट, डोंट कंपेयर इट विथ मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन कांट रिवर्स योर डिजीज, इनका इट कैन ओनली वर्सन योर डिजीज। ठीक है ना, तो ये केवल ना साइकोलॉजी है, जरा इसको समझिए कि आप कंपेयर करते हैं किसी कितने दिन में। मुझे बता दीजिए कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे कि रिवर्स होता। तो पहली बात तो रिवर्स होता ही नहीं है ये। नाउ वी आर सेइंग इट इज 100% रिवर्सेबल, and we are also saying it will take different time for different people. There are people who get benefited in just 3 to 4 weeks. There are people who will take 6 months to 1 year for reversal. But I have already said it, टनल के एंड में रोशनी है, एकमात्र टनल है ये। So irritable interstitial lung disease, interstitial lung disease में भी वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है इंटरस्टिशियल टिश्यू का। अब बात ये है कि वही मैं शुरुआत में कह रहा हूं, मैं आपको यूनिवर्सिटी की क्लास पढ़ाऊं उसके बाद क्या आपको फायदा होगा? आप सारा गूगल पढ़ लीजिए, क्या फायदा होगा? मैं फिर आपको बताऊं इंटरस्टिशियल ये होता, आप जाके पढ़ लीजिए गूगल में क्या होता है, मगर उससे फायदा नहीं हो। कितना ज्ञान अर्जित कर लीजिए, उससे आपको 1% क्या 0.001% भी फायदा नहीं होने वाला। बट इफ यू विल वर्क अपॉन योर बॉडी, यू विल सी बहुत जबरदस्त, जल्दी, आपको कुछ नहीं मालूम, जस्ट वर्क अपॉन द बॉडी, काम हो जाएगा। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इंटरस्टिशियल टिश्यूज का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है मैंने बताया, आपका बॉडी किसी चीज को रिपेयर करने के लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। अगर आप उसे सही समय तक इन्फ्लेमेशन रखेंगे तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ भी करेंगे तो रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से दवाई से आपका शरीर रिपेयर कर ही नहीं पाता है। नाउ इसकी वजह, और हमें अभी जरूरी इसलिए पड़ रहा है मेडिसिन का क्योंकि टॉलरेंस लेवल नहीं है, हमारे बॉडी का टॉलरेंस लेवल नहीं है। तो जरा सा दर्द हुआ, जरा सी तकलीफ हुई, हमको आराम चाहिए जी। और आराम का फॉर्मूला आपको एक ही मेडिसिन जो काम करती है, जिसकी शुरुआत मॉर्फिन से हुई थी, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत हुई थी मॉर्फिन से, दर्द की दवाइयां, चरस जो है ना, सभी लोगों को चरसी बनाने के का काम किया गया था कि भाई दर्द हुआ तो फट से चरस दे दो, दर्द का पता नहीं चलेगा। बट दैट इज नॉट ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो जरूरत पड़े, अगर आपको बहुत तकलीफ है, उस समय थोड़ा मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म आप मेडिसिन ले सकते हैं, बट ट्रीटमेंट तो करो, ट्रीटमेंट तो करो, कम से कम ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता? तो आप इसे हमेशा, आप डिजीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो डिजीज को समझने के लिए आपको गूगल की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अगर गूगल की तरफ देखेंगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, या डॉक्टर की तरफ या उसकी इनकी पढ़ाई की तरफ। आपको अपनी बॉडी की तरफ में देखना। सबसे ज्यादा सही इंडिकेटर आपका बॉडी है, आपका बॉडी ही इंडिकेट करता है। तो आपके बॉडी का कोई भी लेवल उठा के देख लीजिए, ऑक्सीजन लेवल को मान के चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल, एक घर में एक लेवल पे ऑक्सीजन है, उसमें 10 इंसान को रख दीजिए,
एक इंसान को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम वहां पर भी होगी, 2 इंसान को कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी, 4 इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम होगी या अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो बाहर का ऑक्सीजन ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल है। दोबारा से बोल रहा हूं, सेम ऑक्सीजन लेवल पे 10 इंसान को रखेंगे तो 10 का ऑक्सीजन लेवल अलग अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर का ऑक्सीजन ये डिसाइड नहीं करता कि अंदर का ऑक्सीजन कितना है। और बाहर से ऑक्सीजन देके अगर आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ वो तो। जब बाहर का ऑक्सीजन ये डिसाइड ही नहीं करता है कि आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो बाहर से ऑक्सीजन देके क्या वो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं? तो क्या डिसाइड करता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है? आपके शरीर की ऑक्सीजन को लेने की क्षमता, इसे बल कहते हैं। इसे बल कहते हैं, आपके शरीर का बल। आपके शरीर में सेम खाना खाने के बाद में सबके विटामिन और मिनरल और कैल्शियम लेवल अलग अलग आएंगे। तो कैल्शियम लेवल फूड पे नहीं डिपेंड करता, इसीलिए कैल्शियम खा के एक इंसान का भी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होता। आपने सारा का सारा जो प्रक्रम है, जो इकोसिस्टम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, सब डिविएटेड है। तो अगर आपको विटामिन की कमी है तो विटामिन खाके विटामिन की कमी पूरी कभी नहीं हो सकती, कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। आपके ब्लड का वॉल्यूम कम करके ब्लड प्रेशर को कम करेंगे तो हार्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे। यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पानी कम कर रहे हैं शरीर का। लंग फाइब्रोसिस बढ़ जाएगा, पानी शरीर में कम होगा तो लंग फाइब्रोसिस बढ़ जाएगा, मसल फाइब्रोसिस बढ़ जाएगा। तो आप जिसे ट्रीटमेंट कह रहे हैं वो ट्रीटमेंट है ही नहीं। स्टीरॉयड देने के बाद में जो आपको आराम मिलता है वो बेसिकली आपने ऐसा काम किया है जैसे कि एक बच्चा जो शैतान है उसको समझाया नहीं समझा, आपने खींच के थप्पड़ मारा, चुप हो गया वो, और आप कहते हो वाह ये तो ट्रीटमेंट है। नाश्ते के बाद 10 थप्पड़, दोपहर में खाने के बाद में 20 थप्पड़ और रात में खाने के बाद में 50 थप्पड़, बस हो गया काम। वो तो मर जाएगा वो बच्चा। ये काम आप अपने बॉडी के साथ में कर रहे हो। जिसे आप आराम समझ रहे हैं वो एक्चुअली आपने अपने बॉडी का रिस्पॉन्स को मार दिया, जिससे वो अपने आप को ठीक करता है। तो केमिकल मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको पूछा, एक इंसान बताइए, कम से कम एविडेंस तो देखना पड़ेगा आपको कि नहीं देखना पड़ेगा। 100 साल में बोल रहा हूं, 1 साल में नहीं बोल रहा, 100 साल में एक एग्जाम्पल बताओ जिसका अस्थमा या एलर्जी दवाई लेके ठीक हो गई हो। जिसकी ठीक हुई ना उसके बॉडी ने ही किया, मेडिसिन कर ही नहीं सकती, नहीं तो सभी की ठीक हो जाती। अब क्या हम बोल दें आपको कि आप रोक दीजिए? हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने आपको मेडिसिन थोड़ी खिलाया। जिसने खिलाया उसकी, हम आपको क्या कह रहे हैं, आपने अपने शरीर को टॉर्चर किया, इसको क्रिमिनल बना दिया, इसकी शक्तियों को वापस कर दो, ये ठीक कर देगा अपने आप को। यही 6 बल बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। इसी से आपका इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसी से आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसी से आपका टॉलरेंस बढ़ेगा। और आप अपने शरीर को देख के मुझे यह बताइए आपको तकलीफ क्या हो रही है। नंबर छोड़िए, टेस्ट छोड़िए, टेस्ट सेम क्रिएटिनिन लेवल अगर आप मान के चलो ना, जिसे आप खतरा बोलते हैं, उससे किसी को नुकसान होता है, किसी को नहीं होता है। सेम ब्लड प्रेशर से किसी को कुछ भी नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान है। सेम शुगर लेवल से किसी को नुकसान है, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं है। तो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन लेवल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी की टॉलरेंस प्रॉब्लम है। वो टॉलरेंस बढ़ा लीजिए।
और वो टॉलरेंस कुंभक से ही बढ़ेगा और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आपका शरीर कुंभक से ही वो टॉलरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। आप कोई भी एफर्ट लगाते हैं तो उसमें सांस रोकते हैं, आपको एफर्ट लगाने में तकलीफ हो रही है यानी आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए सही तरीके से। क्या मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? लॉजिकल है, फिट हो रहा है बिल्कुल। मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूं इस लॉजिक पे कि कहां पे कितना गलत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, चलो और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गप्पे ही मारना है तो ठीक है, मगर एक बात कीजिए, प्रोग्राम करेंगे तो फायदा हो, ठीक है? बातें तो मैं आपको दिनों और हफ्ते और महीनों तक करता रहूंगा इस तरीके से। अच्छा, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ? वायरल इन्फेक्शन है ना, कोरोना भी वायरल इन्फेक्शन है, या फिर फ्लू, नॉर्मल फ्लू जो होता है सर्दी जुकाम, वो भी वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी इसको ठीक कैसे करती है? क्योंकि बॉडी तो ठीक करती है ना। हमें इतनी प्रॉब्लम तो थी नहीं, लाखों सालों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, वो तो पिछले 100 साल में प्रॉब्लम आ गई हमको, क्योंकि हमने मूर्खों को राजा बना दिया है ना, फिरंगियों को अपना बॉस बना दिया। तो मूर्खों को जब अगर बॉस बनाएंगे तो फिर वो सबसे मूर्ख प्रजाति हैं घोड़े, उनके गुलाम समझते हैं हम अपने आप को, आज तक नहीं निकले अपने उनकी गुलामी से। तो सारी दुनिया ही बर्बाद होगी और तो कुछ चारा नहीं है। अच्छा, आपका शरीर लाखों सालों से तो ये प्रॉब्लम नहीं करता था। आप कहते हैं जेनेटिक है जी, जेनेटिक है तो 3 जनरेशन पीछे चले आओ, 3 जनरेशन पीछे चले आओ, किसको थी प्रॉब्लम? नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कहें कि नहीं मेरे पिता को प्रॉब्लम थी और मेरे दादा को भी, बहुत ही कम, ज्यादातर नहीं बोलेंगे, मगर उनके दादा की बात करें तो नहीं थी प्रॉब्लम। तो जेनेटिक कैसे हो गया? तो आप किसी मार्स से या दूसरे ग्रह से आए हो। तो जब भी कोई बात बोले आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी किया करें। तो कैसे ठीक करता है इन्फेक्शन से आपका बॉडी? हमेशा गर्मी क्रिएट करके, हीट क्रिएट करके, यानी फीवर जिसको आप बोलते हैं। और जैसे ही फीवर हुआ और फट से पैरासिटामोल खाया, फीवर डाउन कर। अरे बाबा, ठीक तो करने दो अपने बॉडी को, कि नहीं ठीक करने देंगे। उल्टी होगी, फट से उल्टी बंद कर दिया, दस्त होगा, फट से दस्त बंद कर दिया, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, पेन इनहिबिट करके, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करके पेन खत्म कर दिया। ठीक ही नहीं करने, रीजेनरेटिव है वो, तो रीजेनरेशन करता, आप रीजेनरेशन नहीं करने दो। नहीं जी नहीं। ब्लड में शुगर बढ़ता है तो बॉडी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करा के बाहर निकाल देता है, लेकिन आप उसको रीलोकेट कर देते हो दवाई खा के, मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लोमाइड, ग्लाइकोलाइड, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं। ब्लड से कहां गया वो शुगर? नाक से निकला, कान से निकला? नहीं, लिवर में गया, किडनी में गया, तो किडनी खराब ही होगी भाई फिर तो हमने तो अपने बॉडी को टॉर्चर कर करके ये हालत किया हुआ है। तो हमने क्रिमिनल क्यों बनाया बॉडी को, ये बता दीजिए। क्या ह्यूमन बॉडी क्रिमिनल है? इसी की वजह से तो हम जिंदा हैं। इसके पास में वो सभी तरीके हैं जिससे वो ठीक करता है अपने आप को। तो क्रिमिनल ना बनाए अपने शरीर को, इसकी शक्तियों को वापस कर दो जो आपने छीन लिया है ना, इसकी शक्तियों को वापस करो। इसे बार बार गोली खा के इसको डंडे ना मारे, ये ठीक कर देगा, ये आपको किसी बीमारी से भी निकाल देगा, ये 100% गारंटीड है। ठीक है ना? So how much time we need to practice Kumbhak? What is the qualification of Swami Raj Vibhu? Swami Raj Vibhu तो अनपढ़ आदमी है बॉस, लेकिन लाइफ को पढ़ा हुआ है उसने। अब आप में से किसने लाइफ को पढ़ा हुआ मुझे बता दीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इस लाइफ को ट्रीट करने की, मुझे बता दीजिए। एनी डॉक्टर इन द वर्ल्ड हु हैज स्टडीड लाइफ, हु नोज What is asthma? Who knows? ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किसको मालूम है? किस क्वालिफाइड बंदे को मालूम है? मुझे
एक बंदा बता दो। और यू गो ऑन द गूगल, आप कैसी बातें करते हैं? आप गूगल में जाके सर्च करें व्हाई अस्थमा हैपेंस, नोबडी नोज, मालूम ही नहीं क्यों। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मालूम ही नहीं क्यों है। ब्लड प्रेशर मालूम ही नहीं क्यों है। हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है मालूम ही नहीं क्यों है। बीमारियां बढ़ क्यों रही है मालूम नहीं क्यों हो रहा। अंदाजा लगा रहे हैं केवल। वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिनको मालूम नहीं। आप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। किस क्वालिफाइड बंदे को मालूम है कि ये कैंसर क्यों होता है? सवाल करते जाइए, आखिरकार में कि यही आएगा, नहीं मालूम जी क्यों होता, क्यों बढ़ रहा है कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। व्हाई हार्ट डिजीज हैज बिकम द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। क्वालिफाइड बंदे से पूछिए ना, उनको तो मालूम नहीं है, आप सवाल ही नहीं उठाते। लाइफ का जिसने स्टडी नहीं किया उसको लाइफ को ट्रीट करने का कोई हक नहीं है। कहां सिखाया जाता है लाइफ को स्टडी करना? केवल इंडिया में सिखाया जाता है, वो भी बहुत कम सर्कल्स में बचा हुआ है अभी। दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता। बाकी तो छोड़ो, चलो वो छोड़ो, आयुर्वेद भी जानता है कि इसका रूट कॉज क्या है, मगर आयुर्वेद को गड्ढे में डाल रखा है। उसको भी वेस्टर्नाइज करने की कोशिश चल रही है पूरी। ओनली इन द वर्ल्ड, ओनली थेरेपी विच नोज व्हाई समथिंग हैपेंस इज आयुर्वेद। मगर उसको ट्रीटमेंट करने का हक ही नहीं है, नए उसमें कोई रिसर्च ही नहीं करता, उसमें कोई नई फॉर्मुलेशन नहीं निकाल रहा, उसमें कोई नई तरीके। कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल हिस्सा है विच हैज बीन लॉस्ट इन टाइम, वी आर रिवाइविंग इट। क्योंकि वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल मीडियम कुंभक ही है। तो जिसने लाइफ को स्टडी नहीं किया उसको ट्रीटमेंट करने का कोई हक नहीं है। और मुझे एक बंदा बता दीजिए जिसकी लाइफ को स्टडी करने की क्वालिफिकेशन है। प्लीज डोंट आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स हेल्प आवरसेल्फ। आपका शरीर खराब हो रहा है ना इतना क्वालिफाई होके, हमारे बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है ना, क्वालिफिकेशन आपने ज्यादा अचीव कर लिया। एक स्टेप नहीं बढ़ाया हमने हेल्थ की तरफ में, आगे पीछे आ गए हैं। जीनोम डिविएट हो गया, ह्यूमन जीनोम। क्या आपको मालूम है ह्यूमन जीनोम डिविएट हो चुका है? नहीं, रिसर्च जो है ना, इट्स अ डिविएटेड रिसर्च। आपको मालूम है डबल ब्लाइंड स्टडी, नॉट इवन अ सिंगल डबल ब्लाइंड स्टडी कैन बी रिप्लिकेटेड, इसको रिसर्च बोलते हैं। अरे ये गुंडागर्दी है, साफ साफ रिसर्च नहीं है, माफियापंथी है ये सब, आपको दिख नहीं रहा। डू यू नो कैंसर ट्रीटमेंट किल्स पीपल मोर देन कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर से ज्यादा लोगों को मार रहा है, क्योंकि ये रिसर्च किसी काम का नहीं है। आप प्रूफ देखो ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मगर भारतीयों के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है। उनको बोलो ना वो समझदार है तो मानते नहीं। उनको बोलो कि आप समझदार हो, कहेंगे नहीं हम समझदार नहीं है, वो कोई और समझदार है। अरे आप बहुत समझदार हैं, आप भारतीय हैं इसीलिए बचे हुए हैं, समझदार हैं। अगर आप भी कोई फिरंगी होते तो आपका तो नाश हो चुका होता बुद्धिमानी का। तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल, क्योंकि सवाल आपके शरीर का, आपके बच्चों के शरीर का है, आपके बच्चों के हेल्थ का। व्हाइट कोट पहनने से अगर आप ठीक हो गए होते तो सभी को व्हाइट कोट पहन लेना चाहिए ना। अगर इतने ग्रीको रोमन शब्द कह के आपका हेल्थ सुधर गया होता तो भाई वही लैंग्वेज सीख लेते हैं, फिर हम वही शब्द बोलेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। अस्थमा बिल्कुल ठीक होगा, अस्थमा बोल के अस्थमा ठीक हो गया सबका। ऐसा होता नहीं है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं आप ज्यादा समझदार हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार नहीं होते।
कम समझदार होते हैं। मालूम है आपको, हार्वर्ड का रिसर्च है, 25 साल का एजुकेशन 70% इंटेलिजेंस को खत्म कर देता है। एनीबडी हु वांट्स टू गो और हैज समथिंग एल्स टू डू इंपॉर्टेंट तो जा सकते हैं। हम तो, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो गप्पे मार रहा हूं, आप प्रोग्राम ज्वाइन करो, आप ठीक हो जाओगे। ये तो गप्पे चलेंगी, तो मैं तो गप्पे मार रहा हूं आपके साथ में। तो एनीबडी हु वांट्स टू मूव आउट, प्लीज डू दैट। इसमें ना फंसे। हाँ, आपको अगर जानना है कुछ और जो हम बात कर रहे हैं तो प्लीज स्टे, तो वो आपका स्वागत है। नहीं तो आप प्लीज वो जो भी आप काम करना चाहते हैं वहां पे जाइए। तो थिंग इज, आपकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी कोई डॉक्टर नहीं लेता, कोई सरकार नहीं लेती, WHO नहीं लेता, अमेरिका बहादुर नहीं लेता जिसको पैसे देके अपने को ही मारने को बोलते हो। जब आप दवाइयां खाते हैं तो उसका कट कहां जाता है? बिग फार्मा को जाता है, उससे अमेरिकन लाइफस्टाइल रन होता है। नोट छापते हैं फालतू का, कागज के टुकड़े से वो लोग हमारी मेहनत खरीदते हैं, और अब उनकी लाइफस्टाइल चलती है हमारी मेहनत के ऊपर। हम उनको जिंदा रखे हुए हैं, मगर वो आपकी जिम्मेदारी लेगा क्या? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो वो मास मर्डर भी कर सकता। कोरोना क्या था? वैसा ही एक चीज थी। तो आपकी जिम्मेदारी आप ही लोगे, ये भारतीय सबसे अच्छे समझते हैं। भाई हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आप गांव में जाइए, हमारे तो गांव ही इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आपको नाम सुना सुना के साइंस बोल के, बॉडी के टॉर्चर को साइंस बोलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट को साइंस बोलते हैं। ये साइंस तो पहली बात कहां से हुआ? आपने बॉडी को टॉर्चर करना साइंस है क्या? ये तो उनकी वैसी ही बुद्धिमानी है जो कि वेस्टर्न बुद्धिमानी इसी पे रहती है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट, सो दे हैव अ वाइट मैन्स बर्डन। उन्होंने सारी दुनिया का नाश करना है, वही उनकी साइकी है, उसी के बेस पे उनका ये एलोपैथी पैदा हुआ है। एलोपैथी बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। पैसा किसी चीज से क्रिएट करने का जो कि किसी काम का नहीं है। जहर से पैसा क्रिएट करने का एक कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो आपकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेने वाला ना। और आपको ग्रीको रोमन शब्द, क्योंकि आपको बोला गया है कि भाई अंग्रेजी जो बोलता है वही बुद्धिमान होता है, या ग्रीको ऐसे शब्द जो बोलेगा वही बुद्धिमान है, और जो ये इस तरीके के कपड़े पहनेगा वही बुद्धिमान। तो इससे तो अब तो निकलना चाहिए ना हमको। विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस। सी, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम समझदार लोग हैं, दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से। तो ये बात नहीं ना, क्वेश्चन करिए, सवाल करिए, और अपने शरीर पे ज्यादा भरोसा करें। वो लाखों सालों से ठीक किया, उसने, उसे आज भी मालूम है, उसकी शक्ति वापस कर दो, ठीक कर दे। और अपने शरीर के सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान दें, है ना। उसको तकलीफ क्या आ रही है, उस हिसाब से वो एडजस्ट करने की कोशिश करके उसको करने दो। अगर फीवर क्रिएट कर रहा है तो एकदम से पैनिक होने की जरूरत क्या है? थोड़ा शरीर को वैसी इकोसिस्टम दें, वैसा आबो हवा दें जिसमें वो अच्छा फील करे। अपने मन को सुंदर रखें, खुश रखें। और सबसे जरूरी चीज, अपना एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, जोर लगाने की क्षमता, काम करने की क्षमता, इसी को मैं कुंभक की क्षमता बोल रहा हूं, क्योंकि कुंभक से ही आप कोई भी एफर्ट लगाते हैं, वो बढ़ाइए, उसी से आपका शरीर ठीक करेगा। तो वो बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ठीक होगा जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो गया, ऐसा समय ऐसे चला जाएगा, मगर टाइम अलग लग सकता। सो यू शुड बी रेडी टू वर्क अपॉन द बॉडी। अगर आपने 40, 50, 60 साल खराब किया है तो 3, 4, 5 साल काम करने के लिए तैयार रहिए। 100% guaranteed you will come out of any damn problem, but it may take longer time. So उस तरीके से आपको इसको पोजीशन करना पड़ेगा, है ना। एक दिन में दर्द की दवाई खा के ठीक हो गए, ये इंप्रेशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। सभी चर्सी हो गए हैं, इसे कहते हैं ड्रग खा रहे हैं। ड्रग कहते हैं दवाइयों को, ड्रग एडिक्ट ही हैं सभी के घर में होगा ना। कितनी दवाइयां हैं हर एक के घर में।
तो हम सभी एडिक्ट हैं, शरीर को भी एडिक्शन से निकलने में टाइम लगता है, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे करके निकालिए, एकदम से ना निकालें, मगर सबसे जरूरी चीज उसकी शक्तियां वापस करिए ताकि वो रिकवर कर सके, रीजनरेट कर सके, रिवाइव कर सके, रिजुविनेट कर सके। उसकी शक्तियों पे ही करेगा, वो कुंभक से आती हैं, कुंभक से षडबल वापस आएंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फॉर गुड, आप जीना शुरू कर देंगे। आप अभी अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश करें, और ये मैनेजमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, मगर मैं आपको बोल रहा हूं नहीं नहीं नहीं, ये दवाइयों से कर रहे हैं इसलिए लाइफ लॉन्ग चलेगा। आप अपनी शक्तियों से करें, ये इसका टाइम आ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद में आप एक्चुअल में जीना शुरू करेंगे, आपके मन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी, जीवन की उमंग शुरू हो जाएगी, इच्छाएं होगी चीजें काम करने की। तो ये जरूर करो, तैयार रहिए अपने शरीर पे काम करने के लिए, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फॉर्मूला के तहत इस पे काम कीजिए, और एक लंबे समय तक काम करने के लिए इस पे तैयार। लंबा भी बहुत लंबा नहीं बता रहा हूं, कई लोगों को तो जैसे मैंने बताया 2-3 हफ्ते में ही फायदा शुरू हो जाता, 1-2 महीने में पंप छूट जाते हैं, तो इतना भी लंबा नहीं है। आपके जीवन काल में अगर 3 साल भी हम उठा के देखते हैं तो बहुत लंबा नहीं होता। 3 साल में सारी बीमारियां खत्म हो जाए तो इससे अच्छी डील आपको मिलेगी नहीं, इससे अच्छी डील मिलेगी नहीं आपको। तो डील जब मिल जाए ना तो फट से ग्रैब करना चाहिए। नहीं, हमारा बेसिक पर्पस है हमारी ह्यूमैनिटी को वापस से एम्पावर करना। तो इसीलिए हम अलग अलग तरीके की बीमारी को रिवर्स करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। कई साइंटिस्टों के साथ में जो कि अलग तरीके से रिसर्च करते हैं, उनका दिमाग चेंज करने की कोशिश की है कि भाई आप गलत रिसर्च कर रहे हैं, सही रिसर्च में आइए, इससे हम और प्रिसाइज बना पाएंगे ट्रीटमेंट को, हम और फॉर्मुलेशन क्रिएट कर सकेंगे जिससे प्रिसाइसली और प्रिसाइज बना सकेंगे। इस पे आपने बीमारियों पे इन्वेस्टमेंट किया, बीमारियां बढ़ गई ना, आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करके तो देखो, हेल्थ बढ़ जाएगा। यही नियम है, यही जीवन का नियम है। आपने बीमारियों पे इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई, आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, हेल्थ बढ़ जाएगा। ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम अब हेल्थ पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। आपकी लाइफ के सामने कोई भी कॉस्ट मायने नहीं रखता। अगर मौका मिलेगा ना 1 घंटे लाइफ पाने के लिए तो आप अपनी पूरी जायदाद दांव पे रख सकते हैं, मालूम है आपको, केवल 1 घंटे और जीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट है ये, एक बार करेंगे जिंदगी भर फायदा, और इससे आप मदद करेंगे ना हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए। मदद ही तो करेंगे आप हमें, तो क्योंकि हम सस्टेनेबल होंगे तभी और लोगों की मदद कर पाएंगे, है ना। तो ये बात हटा दीजिए, कर्म दोष नहीं लेके आए। हमारे देश का कल्चर है, हम जरूरत जितनी होती है ना उसे थोड़ा ज्यादा देते हैं, है ना। 100 रुपया किसी ने दिया तो हम 101 रुपया बढ़ा के देते हैं, ये कल्चर है। इसीलिए कर्म दोष कम, फ्री का लोगे कर्म दोष आ जाएगा, बीमारी खत्म क्या होगी, और खतरनाक बीमारी आएगी जीवन में वो भी काम नहीं करना। ठीक है, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, हम सभी ह्यूमैनिटी की हेल्प कर पाएंगे। और अब हम भारतीयों को इस दुनिया का बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये बेवकूफों ने, ये बुद्धिहीन लोगों ने बहुत समय तक बर्बाद कर दिया सभी कुछ, अब हमें उठाना पड़ेगा बीड़ा। सो लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स क्रिएट मोर हेल्थ, लेट्स क्रिएट मोर वेल्थ। आपका जीवन खूब हेल्दी हो, खूब वैभवशाली हो, यही हमारी शुभकामनाएं। Thank you, Swamiji, for taking out time to open our minds. So some people ask what are the timings. So I'm just resharing. There are 2 batch options and time options. One is a morning batch which starts on Friday, August 11th. Time is 7 to 8 a.m.
आफ्टरनून बैच है दूसरा। आप इनमें से एक कोई सा भी बैच चूज कर सकते हैं। अगर आप फ्राइडे का चूज करेंगे, यू विल स्टिक विद फ्राइडे बैच। इफ यू चूज अ संडे बैच, यू विल स्टिक विद संडे बैच। तो संडे बैच का टाइम है 12 से 1 बजे का। चार्जेस फॉर द प्रोग्राम आर 6,600 फॉर the 6 weeks program. Purvi ji was asking, can we pay in EMIs? Yes, you can pay in EMIs. You can pay for half now and half in the 5th week. Okay, so you can always do that. So on this note, we will close the webinar. Yeah, the main session is once a week. Then there are 2 practice sessions, so 3 times in a week. Okay, Purvi, that way. So thank you so much for joining in. We will close the webinar now. We'll keep it open for another minute so that if you wish to leave your number, do leave your numbers. If you have more questions, etc., we can get in touch. Namaskar. Thank you.